ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया था, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम जनाब जो है वो मोशन चैप्टर का हमारा नाम है और मोमेंटम इसका नाम है। चैप्टर का नाम मोशन है, टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। द टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम हमारा टॉपिक है। शॉर्टकट पे देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हमारे पास मौजूद थे और मोमेंटम के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो हमने आपको मोमेंटम की डेफिनेशन बता दी थी, मोमेंटम की यूनिट डिस्कस कर दी थी, मोमेंटम की डेफिनेशन बता दी गई थी, मोमेंटम की यूनिट आपसे जनाब डिस्कस कर ली थी। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेकंड लॉ के दरमियान रिलेशन डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि बताया था आपको कि उसकी डेरिवेशन भी होती है, प्रूफ भी होता है। वो हम क्योंकि टाइम शॉर्ट हो गया था नहीं कर सके था, आगे आज कंटिन्यू करते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। आगे जल्दी से बढ़ जाते हैं। पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, अगर कोई डिटेल देखनी हो तो आप 22 तारीख की वीडियो देख सकते हैं। मास अगर मास है, वी अगर वेलोसिटी है, तो मोमेंटम m इंटू वी के बराबर होता है। यूनिट की बात करते हैं। अमूमी तौर पर वैसे यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होती है, वरना आम तौर पे यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे वो न्यूटन इंटू सेकंड। कौन सी मेरे बेटा? न्यूटन इंटू सेकंड हम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। बताया था आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए के बराबर होता है। इसको कंक्लूड किया था। हमने देखा था कि अगर एक बॉडी हमारे पास मौजूद है, उस पर फोर्स अमल करती है। एक बॉडी हमारे पास मौजूद है, उस पर मेरे मेरे बेटा अगर फोर्स अमल करती है, बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। और हमने कंक्लूड ये किया था, डिटेल पे तो नहीं जाएंगे, टाइम इतना नहीं है, पहले क्लास में कर चुके हैं। कंक्लूड हमने ये किया था, किसी भी बॉडी पर जो अमल करने वाली फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अमल करती है वो फोर्स किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। किसी भी बॉडी पर अमल करने वाली फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। F=ma होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। किसी भी बॉडी पर अमल करने वाली फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। F=ma हमारे पास होता है। F=ma हमारे पास होता है। जनाब क्या देखा था हमने? जो आप समझ ले कि जो फोर्स होती है किसी भी बॉडी पर अमल करने वाली, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। यानी क्या मेरे बेटा? गौर से समझ लो, गौर से समझ लो। मैं यहाँ चीज़ लिखवाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ जरा तवज्जो से देख लीजिएगा। कहीं पर भी एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही होगी बेटा, ये जो एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी होता है, कौन होता है मेरे बेटा? जो एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी हमारे पास होता है। तवज्जो देके देख लो मेरे बेटा, ये बराबर होता है एफ के। किसके बराबर होता है बेटा? ये हमारे पास जो होता है वो एफ के बराबर होता है। तवज्जो देके गौर से, एक डायग्राम मैंने सामने आपको स्क्रीन पे लिखी है। किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स मालूम करनी है, कैसे मालूम करोगे? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा आपके पास? ये एफ के बराबर होता है। ये फार्मूला अपने जहन में रखिएगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर अगर कुछ चीज़ है तो आप भूलो ना, कहीं कॉपी पे इसको ध्यान से लिख लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एफ बराबर होता है एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी के बराबर होता है। इसके बाद हमने जल्दी से आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। सब पहले किया हुआ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? दिस लॉ डील्स विद द बॉडीज दैट कैन कोलाइड विद ईच अदर। जब बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, जब बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकती है, तो वहां पर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास अप्लाई होता है। क्या होता है बेटा? हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास अप्लाई होता है। एक छोटी सी वीडियो है, आपको दिखा देते हैं कोलिजन से मुराद क्या होती है, टकराने से मुराद हमारे पास क्या होती है। तो तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से इसको देखिएगा। देखो बेटा, मेरे पास अगर एक बॉडी मौजूद है, कोलाइड करने के मतलब क्या है कि दूसरी बॉडी आपके पास यहाँ के कोलाइड कर रही है। दूसरी बॉडी क्या कर रही है? इसको आके यहाँ पर कोलाइड कर रही है, टकरा रही है। एक नज़र फिर जरा गौर से देख लेते हैं।
अब यहाँ पर दो बॉडीज मेरे पास मौजूद है, नजर आ रही है, कोलाइड कर रही है। अब इन दोनों बॉडीज के मासेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले आप देखो मेरे बेटा गौर से वीडियो को, तो पहले एक बॉडी रुकी हुई थी, दूसरी बॉडी आके टकराती है। पहली जो बॉडी आई थी वो रुक गई, और जो रुकी हुई बॉडी थी वो चलना शुरू हो गई। एक और देखते हैं, आप जो बॉडी आई है वो बड़ी बॉडी आई है। जब बॉडी भारी थी तो आपने क्या देखा मेरे बेटा गौर से, कि जो पहले वाली थी वो भी आगे चल पड़ी, दूसरी वाली आगे चल पड़ी। इस वाले एग्जाम्पल में जो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, तवज्जो देखिए, गौर से देखना बेटा, दोबारा इसको रिप्ले कर देता हूँ, दोबारा देखना। यहाँ पे अगर आप देखो मेरे बेटा कि ये अब छोटी बॉडी थी, बड़ी बॉडी आई है, तो क्या देखा, छोटी बॉडी आगे चली गई, पीछे पीछे बड़ी वाली बॉडी भी साथ साथ चल पड़ी। यहाँ एक बड़ी बॉडी मौजूद थी, छोटी बॉडी आके टकराई तो छोटी वाली वापस चली गई, बड़ी वाली आगे चली गई। मुख्तलिफ किस्म के सिनारियोज मोशन के हवाले से हो सकते हैं। पहले दोनों बॉडी एक ही लाइन में मूव कर रही थी, पहले दोनों बॉडीज एक ही लाइन के अंदर मूव कर रही थी। यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, कुछ एंगल बन रहा है। जब एंगल बन रहा है तो क्या देखते हैं, ये बॉडी अलग चली गई, वो बॉडी अलग चली गई, डिफरेंट इनकी डायरेक्शन हो गई है, डिफरेंट डायरेक्शन चेंज कर रही है। इक्वल मासेस थे तो क्या देखा कि एक बॉडी रुक गई, दूसरी आगे चली गई। फिर देख ले, वही वीडियो रिप्ले होगी, ये बेसिकली है। ये बॉडी छोटी थी, भारी बॉडी आई है, ये बॉडी आगे चली गई, दोनों के दोनों बॉडी आगे चली गई है। और इसी तरीके से अगर छोटी बॉडी टकराएगी तो बड़ी भारी वाली आगे जाएगी, और छोटी वाली वापस होकर रिटर्न होकर पीछे की तरफ जरा वापस आ जाएगी। और एंगल बन रहा होगा तो डायरेक्शन सेक नहीं रहेगी, डायरेक्शन तब्दील हमारे पास हो सकती है। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए मैंने तलाश की थी कि आपको बता दें कि इस तरीके से मोशन हमारे पास जनाब होती है, ताकि थोड़े बहुत जो सवाल जहन में थे कोलिजन के हवाले से वो आपको दूर हो जाएंगे। दिस इक्वेशन डील्स विद द मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट कैन कोलाइड विद ईच अदर। इन बॉडीज की बात करती है जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलिजन के मतलब क्या होते हैं, उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपके जहन में और जो छोटे मोटे सवाल होंगे वो दूर हो गए होंगे। स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेन टू बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्ट्स अपॉन वन अनदर, एक दूसरे पे अमल करते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मोमेंटम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना मोमेंटम टकराने से पहले होगा इतना ही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। हो सकता है एक का मोमेंटम कम हो जाए, दूसरे का बढ़ जाए, दूसरे का कम हो जाए, पहले का बढ़ जाए। इस मगर टोटल जब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। एक और तारीफ ऐसे भी कर सकते हैं, डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम होगा इंटरेक्टिंग बॉडीज का वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, तब्दील नहीं होता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं मेरे बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू और मोर बॉडीज, आमतौर पर दो की बात करते हैं, आमतौर पर दो बॉडीज की मेरे बेटा बात की जाती है, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैथमेटिकली जरा देख ले फार्मूला, दो बॉडीज मेरे पास मौजूद है, एक का मास m1 है, एक का मास u1 है। एक का मास देखो मेरे बेटा, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, एक का मास m1 है, एक का मास u1 है, दूसरे का मास क्या है m1, एक का मास m2 है, एक का नाम u2 है। मोमेंटम किसी भी मरहले पे निकालोगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मास m1 था, वेलोसिटी u1 थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरे बेटा, गौर से देख लेना। जब इन दोनों पहले वाले की बात करते हैं, जिसका मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2। किसी भी मरहले पर मोमेंटम मालूम करना होगा, जो मास होगा, जो वेलोसिटी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, तो m1 u1 हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन की, इसको इनिशियल भी कह सकते हैं। ये बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन की, इसको इनिशियल भी कह सकते हैं। ये बात कर रहे हैं कोलिजन के दौरान। जब कोलिजन होगा तो टकराने के दौरान ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। भाई होता है ना, दो लोग भाग के अगर टकरा जाए तो किसी का दांत टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। क्यों होता है? इसलिए कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स जनाब जब वो लगाते हैं, ये कोलिजन हो रहा है। और कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटीज बदल जाती है। पहले नाम रखा था यू फॉर द इनिशियल, और बाद में क्या नाम रख दिया, वी नाम रख दिया। अब यहाँ पर जब मेरे बेटा मोमेंटम निकालने जाओगे तो इसका मोमेंटम क्या निकलेगा, इसका मोमेंटम निकलेगा m1 v1, इसका निकलेगा m2 v2, और टोटल क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे कहती है, आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, फाइनल भी कह सकते हैं इसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड फाइनल स्टेट। Two bodies of masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 collide with each other and their velocities becomes v1 and v2.
यहाँ देख लो मेरे बच्चा, गौर से ध्यान से समझ ले कि यहाँ क्या बता रहे हैं मेरे बेटा। जो M1 M2 मासेज है बॉडीज के, ये U1 U2 इसकी इनिशियल स्टेट है। U1 U2 क्या है मेरे बेटा, इसकी इनिशियल स्टेट है, और V1 V2 क्या है मेरे बेटा, इसकी फाइनल स्टेट है। तो क्या ये रहा है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहले किसका मोमेंटम कितना है? M1 U1 इसका है। मोमेंटम जब भी मालूम करते हैं तो मोमेंटम मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको? मास और वेलोसिटी को। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? M1 U1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? M2 U2 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? M1 V1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? M2 V2 हो जाएगा। ऐसे लिखा है यहाँ पर, M2 V2 हो गया। यहाँ मल्टी पहले वाले में M1 ये इनिशियल की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन क्या देख रहे हो? मोमेंटम M1 U1 है, M2 U2 है, और ये आपका M2 U2 है, और ये आपका M2 V2 है। छोटा सा काम और करने जा रहा हूँ, जरा समझने की तवज्जो देके देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे करने ही जा रहा हूँ कि इस पूरी डायग्राम को मेरे बेटा मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ। दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक कर देता हूँ कि M1 वाले एक तरफ कर देता हूँ, M2 वाले एक तरफ कर देता हूँ। ये सारा जो पिंक से बनाया बेटा मैंने, ये आप देखो जो पिंक पोर्शन से आपको नजर आ रहा है, ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है M1 के लिए। किसके लिए बात हो रही है बेटा? ये हमारे पास बात हो रही है M1 के लिए। और इसके बाद में कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, तो देखिए गौर से देखिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ बेटा मैं? ये हम बात कर रहे हैं बॉडी M2 के लिए। तवज्जो देखिए, गौर से समझना। पिंक वाले पोर्शन की बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी U1 थी, फाइनल वेलोसिटी V1 थी। M1 की बात कर रहा हूँ। और M2 की बात कर रहा हूँ तो इनिशियल U2 थी, फाइनल क्या थी? V2 थी। ये बात ध्यान में रखिएगा, डायग्राम को ध्यान में रखिएगा तो मामला जरा आसान रहेगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब जरा गौर से आते हैं, अब हमने क्या करना है? लॉ तो हमने लिख दिया, अब हम इसको प्रूफ करने को भी आता है। क्या आता है बेटा एग्जाम में? एग्जाम में प्रूफ करने को भी आता है। एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आता है, जो सवाल एग्जाम में आएगा वो आएगा स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आएगा? स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डायग्राम यही रहेगी, डायग्राम यही डायग्राम रहेगी। गौर से तवज्जो दे के आगे देखिएगा। अगली स्क्रीन पर हम जाते हैं। मैंने कलर चेंज नहीं किया, दोबारा आपको पीछे जाकर डायग्राम दिखा देंगे। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? दो बॉडीज ले ली हैं, जो पीछे मेंशन था वही छंटे दोबारा लिखे हैं। चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, वहां डायग्राम ना बनाते तो यहाँ डायग्राम बना देते। बात एक ही थी, डायग्राम एक ही दफा बनाएंगे, बार बार तो बनाएंगे नहीं। Consider two bodies A and B of masses M1 and M2 moving with velocity U1 and U2 in same direction। ख्याल रखना दोनों की डायरेक्शन सेम है। As shown in figure, ये पीछे आपको डायग्राम बनी हुई है। Let the body collide for time t। बॉडी टाइम t तक कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी V1 और V2 हो जाती है। वही सेंटेंस जो पीछे लिखा होता है, वो नया नहीं है। यहाँ पे आप डायग्राम चाहे तो दोबारा बना सकते हैं। पीछे डायग्राम ना बनाते, डायग्राम यहाँ बना देते हैं। अब जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के दौरान बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के दौरान जो बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे पर क्या अमल करती हैं? कोलिजन के दौरान बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अमल करती हैं। कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी ए बी ऑन बॉडी ए पर। बॉडी ए बी पर एक फोर्स अमल करेगी, बॉडी ए बी पर। बॉडी ए पर एक फोर्स अमल करेगी, ए बी नाम रख दिया मैंने। ए बी का मतलब कि जब ए बी पर जो फोर्स लग रही है, बी लगाएगा बेसिकली ए पर। बी लगाएगी फोर्स ए पर, कोई बॉडी ए पर फोर्स अमल करेगी। फोर्स किसके बराबर होती है? अभी हमने पीछे पढ़ा, फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। हमने पढ़ा, ड्राइव किया, बताया, समझाया कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अमल करती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हो? फाइनल मोमेंटम में से। बॉडी M1 का फाइनल मोमेंटम क्या है? M1 V1 है। बॉडी M1 का फाइनल मोमेंटम क्या है? M1 V1 है। ये पिंक वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, बॉडी M1 की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने पिंक कर दिया था। M1 V1 है और इसका इनिशियल कितना मोमेंटम था? M1 U1 था।
फाइनल मोमेंटम में से यानी m1v1 में से माइनस कर देंगे किसको, इसको माइनस कर देंगे, m1u1 को माइनस कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, t से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट जो फोर्स होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तवज्जो देके देखें, फोर्स ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। कैसे निकालती हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं। समझ लो गौर से, ये इसका फाइनल मोमेंटम था m1v1 टकराने के बाद, फाइनल का मतलब होता है आफ्टर कोलिजन। ये इसका मोमेंटम था m1v1 और उसका इनिशियल था m1u1 जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया। ये क्या था बेटा, ऊपर जो लिखा है फाइनल मोमेंटम है, ऊपर जो लिखा है ये फाइनल मोमेंटम है, टकराने के बाद का मोमेंटम है, उसमें से माइनस कर देंगे किसको मेरे बेटा, इनिशियल मोमेंटम को। इनिशियल था m1u1, किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से जनाब इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी इज गिवन बाय, जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के बराबर होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के बराबर होगी। जो बॉडी बी वाला पोर्शन है वो ब्लू में, वो ग्रीन में, जो बॉडी बी वाला पोर्शन है ग्रीन में है। फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, m2 मास है, वेलोसिटी v2 है। m2 v2 फाइनल मोमेंटम है, m1 और m2 u2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। m2 u2 जो ग्रीन से शो किया मैंने, m2 v2 फाइनल मोमेंटम है, m2 u2 इनिशियल मोमेंटम है। क्या करोगे मेरे बच्चा, इस m2 v2 में से किसको माइनस कर देंगे, m2 u2 को माइनस कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, उसको टाइम से जनाब जो वो डिवाइड कर दिया जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। क्या हो जाएगा ये, m2v2 माइनस का m2u2, फाइनल क्या था m2v2 था, माइनस का m2u2 हो जाएगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, टाइम से जनाब डिवाइड कर देंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होती है। और मगर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मगर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं तो ये फोर्स बराबर होती है, मगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी एफ ए बी, जो बॉडी ए पर फोर्स लग रही थी वही फोर्स बॉडी बी के बराबर होगी, दोनों फोर्स से बराबर होंगी। यहाँ मेरे बच्चा गौर से तवज्जो दे के ध्यान से देखो, तो मैंने एक नेगेटिव साइन लगाया है, नजर आ रहा है बेटा, यहाँ हमने एक नेगेटिव साइन लगाया है। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। एफ ए बी की जगह एफ ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ बी ए की जगह एफ बी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या था, m1v1 माइनस का m1u1 अपॉन टी माइनस mv2 माइनस का m2u2 अपॉन टी। m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस का m2u2 अपॉन टी। टी मेरे बेटा दोनों जगह मौजूद है। क्या कर सकते हैं टी से टी को, जब कोई चीज़ दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो या दोनों तरफ डिवाइड हो रही हो तो उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको मेरे बेटा, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसको अलग से क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, जो नेगेटिव साइन है, माइनस साइन को हम क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, नेगेटिव साइन को, माइनस साइन को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब माइनस साइन को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सुनो गौर से, जब मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस साइन को तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी क्या, m1v1 माइनस m1u1। जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी, तवज्जो देख के कान खोल के देखो गौर से, आंख खोल के देखो गौर से, कान खोल के सुनो और आंख खोल के गौर से देखो। नहीं है तो मोबाइल पे देख रहे हो तो स्क्रीन को जूम कर लो। ये जब माइनस साइन मेरे बेटा मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास जो माइनस माइनस था, ये वाला माइनस था, देखिए बेटा गौर से, एक माइनस ये वाला हमारे पास था, एक माइनस हमारे पास ये वाला था।
एक माइनस ये था, एक माइनस ये था। जब ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो दैट विल मेक इट प्लस। ये दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएंगे, प्लस हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, V1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, V2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। V1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, V2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। अब मेरे बेटा क्या करते हैं, V1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, V2 वाले जनाब एक तरफ कर लेते हैं। V1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, V2 वाले मेरे बेटा एक तरफ कर लेते हैं, सॉरी M1 वाले एक तरफ कर लेते, U वाले एक तरफ कर लेते हैं, V वाले एक तरफ कर लेते हैं। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या होगा, या और समझा देते हैं मेरे बेटा, देखो तो जल्द के गौर से, ये माइनस का था, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा। क्या बच गया, यहाँ बचा मेरे पास M1V1, ये माइनस का M2V2 था, यहाँ के क्या होगा, प्लस का M2V2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का M2V2 था इज इक्वल टू, इस तरफ आएगा तो दैट विल बिकम प्लस का M2V2। ये माइनस का M1V1 था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, M1U1 प्लस का M2U2। अगर आप गौर से देखें तो मेरे बेटा ये वही स्टेटमेंट है जो हमने पीछे लिखी थी, ये वही स्टेटमेंट है। M1V आगे पीछे हो जाता है, फिजिकल टू में दो चीज़ें आगे लिख लें पीछे लिख लें, दैट विल मेक नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ता है। इज इक्वल टू के मतलब होता है दोनों बराबर है। जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखी थी, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, यही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर जनाब जो थी, सॉरी, यही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर जनाब दोबारा हमें हासिल हो गई है। यही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर दोबारा हमें हासिल हो गई है। कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर लें। एग्जाम में शॉर्ट में सवाल इंपॉर्टेंट है इस साल, एग्जाम में शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट आएगा सवाल ये कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्व डिफाइन एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डिफाइन एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना है, लीनियर मोमेंटम को प्रूव करना है। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना है, लीनियर मोमेंटम को प्रूव करना है। ठीक है जनाब, लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना है, लीनियर मोमेंटम को हमने प्रूव जनाब एलिजिबल करना है। ये हमारे पास जनाब हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई सवाल अगर है तो आप सवाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं बेटा इसके अंदर। ठीक है, कंटिन्यू करते आगे चलते हैं जनाब। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इससे पहले लॉ ऑफ सेकंड, न्यूटन लॉ कौन सा बेटा, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड मोमेंटम और सेकंड लॉ के दरमियान जो रिलेशन है वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसको एक नज़र देख लिया, अगर इसमें कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल जनाब कर सकते हैं। क्लियर है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जनाब जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल होगा, एक नजर होल्ड कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं, ज़रा तवज्जो देके गौर से देखिएगा। ये तो हमने वीडियो को देखे दिखा दी थी, इसको हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो हम पहले जनाब देख चुके थे। नो, नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे हमारे पास, इसका नाम है कोलिजन। जैसे कि आपको पीछे बताया मैंने, कोलिजन का मतलब क्या होता है, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो इसको कहा जाता है कोलिजन। और जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन दो तरह के होते हैं।
जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन हमारे पास दो तरह के कोलिजन हमारे पास होते हैं। एक कोलिजन हमारे पास होता है इलास्टिक कोलिजन और एक का नाम होता है इनइलास्टिक कोलिजन। जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, जैसे कि पीछे मिसाल दी, डायग्राम भी, वीडियो भी आपको दिखाई है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो इस टकराने के अमल को कहा जाता है कोलिजन। क्या कहते हैं इसको बेटा? कोलिजन कहा जाता है। अमूमी तौर पे हम दो बॉडीज की जनाब बात करेंगे। अमूमी तौर पे हम क्या करेंगे, दो बॉडीज की हम जनाब जब बात करेंगे, कोलिजन हमारे पास हो रहा है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक हमारे पास होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरे का नाम होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तवज्जो से गौर से देखिएगा। द कोलिजन इन विच द मोमेंटम ऑफ द बॉडीज एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक लफ्ज जो समझने का है वो लफ्ज है कंजर्व का। कंजर्व के मतलब होता है वैल्यू का चेंज ना होना, तब्दील ना होना, सेम रहना। कंजर्व के मतलब होता है वैल्यू का तब्दील ना होना, चेंज ना होना, एक जैसा रहना। कि तो ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व हो जाए, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाए, यानी वो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर हो, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर बराबर था। मगर उसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी है, आपको पता होगा, आप ये बात जानते हैं, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? हाफ mv²। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो है वो फार्मूला होता है हाफ mv² हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जनाब फार्मूला होता है। तो वो ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो, यानी टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर हो, टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, ऐसे मखसूस कोलिजन का नाम होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम होता है इसका? इलास्टिक कोलिजन इसको जनाब अली कहा जाता है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। उसके साथ साथ टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ऐसे कोलिजन को क्या कहा जाता है? ऐसे कोलिजन का नाम होता है इलास्टिक कोलिजन। डायग्राम को देखते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वही डायग्राम मुझे पीछे हमने बनाई थी आपको। एक बॉडी है, मास m1 है, वेलोसिटी u1 है। दूसरी बॉडी है, मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। फिर क्या ये बिफोर कोलिजन है? इसके दरमियान जनाब क्या होता है? टकराव होता है, कोलिजन होता है। इसके दौरान बॉडी दूसरे पर फोर्स अमल करती हैं और उसके बाद उनकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या होती है? तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। m1 v1 हो जाता है, m2 v2 हो जाता है। मोमेंटम का फार्मूला तो आप जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फार्मूला तो आप जानते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? किसी भी मरहले पर मास और वेलोसिटी को, किसी भी मरहले पर, किसी भी स्टेज पर जो भी मास होगा, जो भी वेलोसिटी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम हो जाएगा। यानी यहाँ पर m1 u1, इस जगह पर जब मोमेंटम की बात करेंगे तो इस जगह पर जब मोमेंटम होगा m1 u1 हो जाएगा। इस जगह पर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2 u2 हो जाएगा। यहाँ बात करोगे तो m1 v1 हो जाएगा। यहाँ बात करोगे तो m2 v2 हो जाएगा। इसके साथ साथ एक फार्म, ये आफ्टर कोलिजन है। इसके साथ साथ एक और फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास के अंदर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। v से मुराद वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। जो भी मास, एक तो हाफ आएगा फार्मूले में, एक तो हाफ आएगा फार्मूले में, उसके साथ साथ जो भी मास होता है और जो वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ बात करोगे तो क्या हो जाएगा? फार्मूले में हाफ आएगा, हाफ आने के साथ क्या आएगा? मास m1 होगा और वेलोसिटी क्या होगी? u1 का स्क्वायर होगी। यहाँ बात करोगे तो क्या होगा? हाफ होगा फार्मूले का, मास m2 होगा, वेलोसिटी u2 का स्क्वायर होगा। यहाँ बात करोगे तो हाफ होगा, m1 होगा, v1 का स्क्वायर होगा। यहाँ बात करोगे तो हाफ होगा, m2 होगा, v2 का स्क्वायर होगा। किसी भी मरहले पर, किसी भी स्टेज पर जो मास और वेलोसिटी है, हाफ लिखोगे, जो भी मास है वो मास लिखोगे, जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर देंगे।
हम कह ये रहे थे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होगा। यानी m1 u1, पहले कितना मोमेंटम है इसका? m1 है, इसका u1 है, m1 u1, इसका हो गया m2 u2, ये आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया। इनिशियल की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन की। इनिशियल की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। इनिशियल की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन की मेरे बेटा बात कर रहे हैं। तवज्जो देखिए, गौर से देख लें। इनिशियल की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका कितना है? m1 u1 है, इसका m2 u2, यहाँ लिखा है m1 u1 m2 u2। कोलिजन की बात गए तो इसका हो गया m1 v1, इसका हो गया m2 v2। तो क्या लिखा है? m2 v2 लिखा। इसी तरीके से जो टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी है, टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी है, वो टकराने के बाद के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल रहे हो, गौर से देखो, ध्यान से। सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का है, जो आपको लिखने में शायद फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, फार्मूला पहले याद नहीं होगा। देख लो मेरे बेटा गौर से, क्या किया है। यहाँ देखो क्या है, हाफ लिखा फार्मूले का, हाफ लिखा फार्मूले का, यहाँ से आया बेटा ये हाफ लिखा फार्मूले का। चाहो तो मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूँ, ये यहाँ से आया है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, आपको एरो से देख लेना। हाफ लिखा फार्मूले का, m1 बॉडी का मास है, u1 बॉडी की वेलोसिटी है। u1 क्या बॉडी की वेलोसिटी है। और जब मेरे बेटा मैं दूसरी वाली बॉडी की बात करूंगा, जब मैं सेकंड वाली बॉडी की बात करूंगा, तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखना, जब मैं सेकंड वाली बॉडी की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूँ? तो इसका क्या हो जाएगा मेरे बेटा, जब मैं सेकंड वाली बॉडी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ m2 u2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ m2 u2 का स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ से लेके आया हूँ उसको मैं, इसको यहाँ से लेकर आया हूँ। हाफ तो फार्मूले का है। इस वक्त कितना मास है इसका? मास m2 है। मास कितना है? m2 बेटा इसका मास है। वेलोसिटी क्या है? u2 का स्क्वायर है। एंड लाइक वाइज जब मैं फाइनल की बात करूंगा मेरे बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी बात करूंगा तो क्या होगा? हाफ m2 v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे मखसूस कोलिजन का नाम होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम होता है बेटा इसका? इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। इसके जिस तरीके से इलास्टिक कोलिजन होता है, वैसे ही एक कोलिजन और होता है जिसका नाम होता है इन इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम होता है मेरे बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है मेरे बेटा कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है, मोमेंटम तो कंजर्व होता है, मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो जाए मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, यानी इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दूसरे अल्फाज, मगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले आओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। अब यहाँ गौर से देखना मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने जनाब क्या किया है, गौर से देखना, इक्वल टू का निशान नहीं लगाया है, ये निशान होता है नॉट इक्वल टू का। द साइन फॉर नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का हमारे पास निशान होता है। गौर से देख लो, m1 u1 प्लस m2 u2 तो बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 के। m1 u1 प्लस m2 v2 तो बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 के, मगर हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर नहीं है। जो समझने की बात है, जो बात समझने की है कि ये बराबर नहीं है। यहाँ देखो गौर से, डायग्राम में देखना, मैंने यहाँ फिर देखना, मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लगाया है। क्या लगाया बेटा? यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाया है। ये आपके पास जनाब सवाल हो गया कि मोमेंटम बराबर नहीं होगा। ये अमूमी तौर पे एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, इसका आगे कोई काम नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन का पहली और आखिरी दफा पढ़ा है, दोबारा तस्कर नहीं आएगा। ये एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर आता है। कैसे आता है एमसीक्यू, जरा सुन ले कैसे आता है एमसीक्यू, जरा सुन ले। सवाल आता है एमसीक्यूज के अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और नीचे लिखी होंगी चार स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट लिखी होंगी। इन इलास्टिक स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? पहला क्या बोलेंगे? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, तो गलत हो गया। दूसरा बोलेंगे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर नॉट कंजर्व, दोनों कंजर्व ना हो, ये भी गलत है। फिर बोलेंगे मोमेंटम एनर्जी, मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ये सही है। फिर या बोल दे मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये भी गलत है।
मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो एग्जाम में इस तरीके से एमसीक्यूज के अंदर आता है, एग्जाम में ये एमसीक्यूज के अंदर आता है, 4 स्टेटमेंट दे देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि इन इलास्टिक कोलिजन में, किसके अंदर मेरे बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में कौन सी स्टेटमेंट फॉलो होगी। तो ख्याल रखना, दोनों कंजर्व होते हैं, नहीं, गलत। दोनों कंजर्व नहीं होते, ये भी गलत। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, ये भी गलत। सही क्या है, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हमारे पास नहीं होगी। तो ये आपको इलास्टिक इन इलास्टिक पोजीशन के हवाले से चंद बातें हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट हम सवाल करने जाएंगे, आपको टाइम 1 मिनट कभी रह गया तकरीबन, जो नेक्स्ट सवाल करने जाएंगे, मैं सवाल आपको मेंशन कर देता हूँ, सवाल आपको लिखवा देता हूँ, सवाल आपको मेंशन कर देते हैं, सवाल आपको जनाब लिखवा देते हैं, ताकि आपको कल की क्लास में जब आएंगे तो ये सवाल इंशाअल्लाह हम जो वो डिस्कस करेंगे। सवाल हमारे पास ये है कि दो बॉडीज हैं, सुने गौर से, दो बॉडीज है जिनके मास m1 और m2 है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u1 और u2 होंगी। डिराइव कोलाइड करेंगे, कैसे कोलाइड करेंगे बेटा, इलास्टिकली कोलाइड करेंगे। कैसे कोलाइड करेंगे, इलास्टिक कोलिजन होगी। तो हमने उनकी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है। क्या करना है, हमने इनकी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला v1 और v2 के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। सवाल समझ ले, ये लॉन्ग का सवाल है। सवाल बेटा ये लॉन्ग में ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के अंदर ये सवाल आपका आ सकता है। कल की क्लास इंशाअल्लाह होगी तो इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इलास्टिक कोलिजन होगा, v1 v2 के लिए हमने फार्मूले इस्टेब्लिश करने हैं, फार्मूले हमने ड्राइव करने हैं। इसके बाद मोमेंटम हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके न्यूमेरिकल करेंगे इंशाअल्लाह मोमेंटम के, और उसके बाद हम करेंगे इंक्लाइन प्लेन करेंगे, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर रिलेटिवली ज़रा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, अब टाइम भी बहुत सारा हो गया, अगस्त चल रहा है, कोर्स को दौड़ाना भी है, और कोर्स की जनाब जो है वो, क्योंकि नवंबर तक मेरा टारगेट ये है कि नवंबर तक हम तकरीबन 6 चैप्टर, 5 नहीं तो 6 चैप्टर तक इंशाल्लाह नवंबर तक, 5-6 नहीं तो 5 चैप्टर तक हम नवंबर तक इंशाल्लाह कर चुके होंगे। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन मिनट है इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में होते हैं तो इसको इंशाल्लाह इस सवाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।